हेलो एंड वेलकम। होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूट्रॉफिकेशन। इसमें हम मैकेनिज़्म ऑफ यूट्रॉफिकेशन, इसके काजेज़ और इसके इम्पैक्ट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यूट्रॉफिकेशन क्या होती है। यूट्रॉफिकेशन इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड यूट्रॉप्स। यूट्रॉफिकेशन को डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड यूट्रॉप से, विच मीन्स वेल फेड और एनरिच्ड। तो ऐसी कंडीशन जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, हम उस कंडीशन को कहेंगे वेल फेड और एनरिच्ड सिचुएशन और कंडीशन। द प्रोसेस इन विच एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अलगी ऑकर्स, ऐसी प्रोसेस जिसमें एक्सेसिव ग्रोथ होती है अलगी की। अलगे जो हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे स्पाइरुलिना है, जैसे सीवीड्स होते हैं, या जिनको हम स्पाइरो वगैरह कहते हैं। जब इनकी एक्सेसिव ग्रोथ होगी उस सिचुएशन को हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव मिनरल्स, ये एक्सेसिव मिनरल्स की वजह से होता है या न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। टिपिकली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। जब फास्फोरस या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स उनकी कंसनट्रेशन वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से एक्सटेंसिव ग्रोथ या एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अलगी होती है। उसको हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। इंटरिंग वाटर बॉडीज़, जो किसी भी सोर्स से वाटर बॉडीज़ में इंटर हो जाते हैं, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज से ये वाटर बॉडीज़ में इंटर होते हैं। एलिवेटेड न्यूट्रिएंट लेवल्स, जो ये एलिवेटेड या ज़्यादा जो ये न्यूट्रिएंट लेवल्स होते हैं, इट प्रमोट्स रैपिड ग्रोथ ऑफ अलगे। इनसे अलगी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अलगल ब्लूम्स, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अलगल ब्लूम्स। और उनकी वजह से जो वाटर बॉडीज़ होती है उनकी ऊपर की जो सतह होती है उस पर अलगल ब्लूम्स बनते हैं। मीन्स कि अलगे की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, उनकी कॉलोनीज़ वहाँ पे बनती है, और इस तरह ये पूरी तरह जो वाटर बॉडीज़ होती है इनको ये कवर कर लेते हैं। एक्चुअली ये वाटर पोल्यूशन की एक कंडीशन है, या ये भी वाटर पोल्यूशन है जिसकी वजह से अलगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, और इस प्रोसेस को यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। इसका मैकेनिज़्म क्या है या किस तरह ये यूट्रॉफिकेशन होती है। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ अलगल ब्लूम्स, जो ये अलगल ब्लूम्स होते हैं इनकी ग्रोथ होती है ऑन वाटर सरफेस विच रिड्यूसेस पेनिट्रेशन ऑफ सोलर रेडिएशंस। उसकी वजह से जो सोलर रेडिएशंस होती हैं वो पानी में या वाटर बॉडीज़ में पेनिट्रेट नहीं होती हैं। सोलर रेडिएशन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जो भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ जो प्लांट्स या जो फाइटोप्लैंक्टन जो है उनको फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए सोलर रेडिएशन की ज़रूरत होती है। और बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आल्सो नीड सोलर रेडिएशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब सोलर रेडिएशन की कंसनट्रेशन सबसे पहले इसमें वाटर बॉडीज़ में कम होती है, और उसके बाद अलगल ब्लूम्स डाई ऑफ कुछ देर के बाद, या हम ये कहेंगे कि एजिंग के साथ साथ जो ये अलगल ब्लूम्स होते हैं ये नेचुरली या और किसी कंडीशन की वजह से या और किसी फैक्टर की वजह से ये डाई ऑफ हो जाते हैं, यानी इनकी डेथ होती है, और इनका जो ये ऑर्गेनिक मैटर होता है वो वहीं वाटर बॉडीज़ में सेटल डाउन हो जाता है। और उसके बाद माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद जो ये सेटल डाउन ऑर्गेनिक मैटर होता है इसकी माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज करते हैं। और जो ये डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इट कंज्यूम्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। पानी में मौजूद जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, जिस तरह हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, इसी तरह जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वाटर में भी जो ऑक्सीजन होता है उसको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। और इस डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को, पानी में मौजूद ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन दिस ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेज। उसकी वजह से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वाटर में वो इंक्रीज़ हो जाती है। मीन्स कि जो ऑक्सीजन पानी में एक्चुअली मौजूद होता है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है, और उसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ होती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया है अपनी चैनल पे। ड्यू टू डिकम्पोजिशन प्रोसेस वाइल एज ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर डिक्रीजेज, उसकी वजह से वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल होती है वो कम हो जाती है। एंड दिस द लैक ऑफ ऑक्सीजन इवेंचुअली लीड्स टू डेड जोन्स। उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे डेड जोन्स क्रिएट होते हैं। एक्चुअली वहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट होती है जब ऑक्सीजन वाटर बॉडीज़ में कम हो जाए, उस सिचुएशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया जो है ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वाटर बॉडीज़ में या कहीं पे भी जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है उसको हाइपोक्सिया कहते हैं, और उसकी वजह से डेड जोन्स क्रिएट होते हैं। मीन्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वाटर में या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इसमें रहते हैं उनकी डेथ होती है। और उस जोन में जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, मीन्स कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको डेड जोन्स कहा जाता है। अब इसके काजेज़ क्या हैं।
नंबर 1, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोर्सेज, जो म्यूनिसिपल एरियाज से या इंडस्ट्रियल सोर्सेज से जो वेस्ट्स आते हैं, म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज थ्रू पाइप्स, लीचिंग फ्रॉम सेप्टिक टैंक्स वो सीवेज टैंक्स होते हैं जहाँ पे सीवेज कलेक्ट होता है, जहाँ पे जो डोमेस्टिक वेस्ट्स होते हैं या जो म्यूनिसिपल वेस्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है टैंक्स में फॉर डिकम्पोजिशन। सो लीचिंग फ्रॉम दी सेप्टिक टैंक्स, जो ये सेप्टिक टैंक्स होती हैं उनमें उनकी जो लीचिंग का मतलब वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका लॉस होता है, वहाँ से वो थ्रू जो सॉइल होता है वहाँ से वो परकुलेट होके या दे आर सीप आउट एडिंग नाइट्रोजन टू द ग्राउंड वाटर, और फिर जो ग्राउंड वाटर होता है कहीं पे जो वाटर के सोर्सेज होते हैं उनमें ये म्यूनिसिपल वेस्ट्स या जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होते हैं या डोमेस्टिक वेस्ट्स होते हैं जिनको जब इनको सेप्टिक टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है तो वहाँ से इनकी लीचिंग होती है। मीन्स कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं या फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं वो ज़मीन के नीचे से वहाँ से चले जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं और फिर वाटर बॉडीज़ में एक्यूमुलेट होते हैं। और दूसरा एग्रीकल्चरल सोर्सेज, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे हम यूरिया या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या उनकी जो फर्टिलाइजर्स हम अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ पर्कुलेशन एंड एडिशन थ्रू सरफेस रन ऑफ, फिर बारिश की वजह से या जो पानी बहता है उसकी वजह से ये मिनरल्स जो होते हैं जिनमें मोस्टली नाइट्रोजन होता है या फास्फोरस होता है वो इस तरह पर्कुलेट होते हैं और फिर जो वाटर बॉडीज़ होती है इनमें इनकी एक्युमुलेशन होती है। इसी तरह लाइफ स्टॉक मल्च होता है। लाइफ स्टॉक मल्च का मतलब होता है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे लीव्स होते हैं, स्ट्रा होता है या घास फूस होती है, तो जो लाइफ स्टॉक मल्च होता है उसकी वजह से भी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स वो परकुलेट होते हैं या वाटर रन ऑफ जो ये सरफेस रन ऑफ होता है या जो बारिश होती है उसकी वजह से या जो पानी बहता है उसकी वजह से ये वाटर बॉडीज़ में एक्युमुलेट हो जाते हैं। और इसी तरह एक्वाकल्चर इम्पैक्ट मीन्स एक्वाकल्चर मीन्स कल्चरिंग ऑफ और मैनेजमेंट ऑफ और रियरिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस या प्रॉन्स, इनको या जो सी फूड्स होते हैं उनको कल्टिवेट करना, उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स वो यूज़ करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर बॉडीज़ में एक्युमुलेट होते हैं। सो ग्लोबल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन एड्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक वेस्ट्स टू द वाटर बॉडीज़, और इनकी वजह से भी वाटर बॉडीज़ में जो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स या ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सो एक्वाकल्चर मीन्स रेयरिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस लाइक प्रॉन्स एंड अदर जो सी फूड्स होते हैं उनको कल्टिवेट करना, और वहाँ पे जो ये फीडिंग करते हैं वो फीड जो होती है उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इनका जो वेस्ट भी होता है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके वेस्ट में यूरिया जैसे कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं और उनकी वजह से भी वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट्स एक्युमुलेट होते हैं। इसी तरह हाइड्रोकार्बन सोर्सेज होते हैं, रिलीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स होता है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जिनको हम ऑटोमोबाइल्स में या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, या कोल होता है, उससे भी सल्फर कंपाउंड्स और नाइट्रोजन पर्टिकुलरली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स रिलीज़ हो जाते हैं। और थर्मल पावर प्लांट्स जो है ऐसे पावर प्लांट्स जो रन करते हैं जिनको चलाया जाता है फॉसिल फ्यूल्स पे लाइक कोल पे या पेट्रोल पे या डीजल जो भी वहाँ पे इस्तेमाल होता है, मेनली जो है ये थर्मल पावर प्लांट जो है ये कोयले पे चलाए जाते हैं, कोल जो है इनमें यूज़ होता है। एंड ऑटोमोबाइल इमिशंस, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनकी जो इमिशंस होते हैं उनकी वजह से भी जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं, और फिर जब प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है, और फिर ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी जो वाटर बॉडीज़ होती है उनमें इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। उसके बाद इम्पैक्ट्स क्या है? लॉस ऑफ सब एक्वेटिक वेजिटेशन ड्यू टू लोअर लाइट पेनिट्रेशन कॉजेज डेथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स एल्गी विच अल्टर्स स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन। जब जो ये सब एक्वेटिक वेजिटेशन होती है, मीन्स जो वाटर के बीनीथ या नीचे जो वेजिटेशन होती है, जो प्लांट्स होते हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, लोअर लाइट पेनिट्रेशन की वजह से जब वहाँ पे लाइट पेनिट्रेट ही नहीं होती है उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, और इस तरह जो एल्गे होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, और इस तरह वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एल्गी विच अल्टर स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ होती है और वहाँ पे स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मतलब वो चेंज हो जाती है, स्पीशीज़ वहाँ पे नहीं रह पाते हैं।
यानी उनकी डेथ होती है, वो इनके लिए फिजिबल वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं रहता है। और इस तरह लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में कम होता है, एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉजेज इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से भी वहाँ पे जो वाटर में जो इकोसिस्टम होता है, जहाँ पे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी तरह डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स जो है, कोरल रीफ्स की डिस्ट्रक्शन होती है। जो इंक्रीज लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी वजह से जब अलगल ग्रोथ होती है, उसकी वजह से क्या होता है, सप्रेशन ऑफ कोरल ग्रोथ। जो कोरल्स होते हैं, एक्चुअली कोरल्स क्या होते हैं, ये मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं क्लास एंथोजोआ से, और इनमें इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक स्केलेटन होती है, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं विथ फोटोसिंथेटिक अलगे, जिनको ज़ोज़ेनथेलाई कहा था। ज़ोज़ेनथेलाई के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, और ये कलरफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, जिनको कोरल्स कहते हैं। कोरल्स के बारे में और कोरल रीफ्स के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की है। कोरल रीफ्स जो होते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं विद ज़ोज़ेनथेलाई। और जब यहाँ पर जो अलगल ग्रोथ होती है, उसकी वजह से ये ज़ोज़ेनथेलाई जो इनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, इनकी डेथ होती है, और फिर उस सिचुएशन को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। कोरल ब्लीचिंग की वजह से क्या होता है कि ये ज़ोज़ेनथेलाई जो है, ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं इन कोरल से, और फिर इनकी डेथ होती है, उनकी डिस्कलरेशन होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है इम्पैक्ट है इस क्या कहते हैं, यूट्राफिकेशन का। सो यूट्राफिकेशन की वजह से कोरल रीफ्स जो है, उनकी भी समझो आप डेथ हो जाती है, या वहाँ पे जो इनका जो इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।